गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को एस्ट्रोनॉमी पढ़ाएंगे। एस्ट्रोनॉमी मतलब अंतरिक्ष के बारे में। पृथ्वी से जितना ऊपर जाएंगे, जो पृथ्वी से ऊपर हम जो भी लगते हैं, स्टार जैसे हो गया, चंद्रमा हो गए, तो उसके बारे में आज हम आप लोगों को थोड़ी जानकारी देंगे। इससे कहता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी को अंतरिक्ष या खगोल विज्ञान बोला जाता है। तो एस्ट्रोनॉमी के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एस्ट्रोनॉमी होता क्या है। एस्ट्रोनॉमी उसे कहते हैं जिसके बारे में पृथ्वी से हटकर ऊपर जितना भी ऊपर देखते हैं हम, ऊपर के बारे में जो भी हो उसके बारे में पढ़ना ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो सबसे पहले हमें चलते हैं कि एस्ट्रोनॉमी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है और हमें जरूरत किस चीज की होती है और कौन सा चीज ऐसा अंतरिक्ष में जो हमें हमारी जरूरत को पूरी करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आज आप लोगों को पढ़ाएंगे स्टार। क्या पढ़ाएंगे? स्टार। स्टार मींस क्या होता है? तारा। ठीक है, आपने देखा होगा अंतरिक्ष में बहुत से तारे आपको दिखाई देते हैं। जब आप सर ऊपर करके देखते हो रात में तो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम आज आपको बताएंगे स्टार के बारे में। तो उन सभी तारों में एक आपका तारा भी है। कौन सा? सूर्य। क्या है भैया? सन। सन मतलब सूर्य। सूर्य क्या है भाई? तारा है। और तारा ही इसी की क्या करते हैं, इसी तारे के हमारे सारे ग्रह सारे उपग्रह क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे स्टार यानी तारा बनता कैसे है, इसके अंत कैसा होगा, कैसा मतलब इसके रूप क्या होंगे, हमारा सूर्य कौन सा तारा है, किस मध्यम का तारा है, उसका क्या कार्य है और कैसे क्या क्या करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टार कहते किसे हैं। ठीक है, तो स्टार पॉइंट क्या होगा? तारा किसे कहेंगे? जिसका खुद का हीट, हीट मतलब समझ रहे हो ना भाई, हीट मींस क्या होता है? ऊष्मा। और जिसका खुद का क्या हो? लाइट हो। जिसका खुद का हीट और खुद का लाइट। हीट का ऊष्मा भी होता है और ताप। अगर ऊष्मा नहीं समझ में आ रही तो ताप समझ लीजिए। और लाइट का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश मतलब समझ रहे हो ना। तारा स्टार किसे कहते हैं? जिसका खुद का क्या हो भाई? हीट हो और खुद का प्रकाश हो, उसे क्या कहा जाता है? तारा बोला जाता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए स्टार किसे कहेंगे? जिसका खुद का हीट और खुद का तारा। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, बताइएगा कमेंट करके। क्या मून, क्या मून स्टार है? ठीक है, क्या आपका मून स्टार है? मून तो समझ रहे हो ना। मून मतलब क्या होता है? चंद्रमा, जो रात में हमको दिखाई देता है, दिन में भी कभी भी दिखाई देता है ना। तो रात में जो हमें दिखाई देता है चांद, वो क्या है? एक तारा है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए तारा हम समझते हैं, सबसे पहले आपको ने बता दिया तारा किससे कहते हैं? जिसका खुद का क्या हो भाई? ऊष्मा हो और खुद का क्या हो? प्रकाश हो, उसे क्या कहा जाता है? स्टार बोला जाता है। तो अब चलते हैं स्टार की उत्पत्ति कैसे हुई, स्टार बनते कैसे, इनका क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं भाई। स्टार आपको ये पता होगा कि गैसों के मिलन से ही हमारे तारे बनते हैं। तारों का प्रकाश, तारे तो ऐसे आपको दिखाई देते हैं, लेकिन तारों में प्रकाश कैसे आता है? गैसों के मिलन से। ठीक है, मिश्रण से। तो गैस मिलते हैं, कहते हैं शुरुआत करते हैं। इसको मिटा दे, अगर नहीं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ी देर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्टार कहते हैं जिसका हीट हो और जिसका खुद का क्या हो? प्रकाश हो। ठीक है, यानी लाइट हो, उसे क्या कहते हैं? स्टार बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं स्टार बनते कैसे हैं। आपको ये पता होगा कि हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में संलयन होता है और इसी संलयन क्रिया से क्या होता है? हमारा तारा प्रकाश देता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम स्टार से। देखो भाई, स्टार की उत्पत्ति सबसे पहले गैसों से हुई है। अब आपको पता है गैसों से होने का मतलब है गैस क्या होंगे? दूर दूर होंगे। अगर गैस दूर दूर होंगे तो क्या उनमें आग लग सकती है? अगर दो गैसें दूर रहेंगी तो क्या उसमें टेम्परेचर से वजह से उसमें आग लग सकती है? कभी नहीं लगेगी, क्योंकि उनका डिस्टेंस ही क्या है? दूर है। उनमें आग कब लगेगी? वो उजाला कब देंगे? जब दोनों पास में आएंगे, टकराव की वजह से उसमें क्या होगा? गैस होगा, आई मीन उजाला होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैसें क्या है? दूर दूर है। और जब गैसें दूर दूर होती हैं तो उनमें क्या भाई? आग लगने की मतलब जलने की कोई संभावना नहीं होती। तो इसीलिए वो वहां पे क्या, इनको कहा जाता है, इस रूप को कहा जाता है विरल गैस। अब विरल गैस का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई चीज दूर दूर होती है तो उसे क्या बोला जाता है? विरल बोला जाता है, यानी दूर दूर होने की क्रिया को। ठीक है, तो स्टार की शुरुआत यानी तारों की शुरुआत यहीं से होती है, विरल गैस से। लेकिन विरल गैस अपना कार्य नहीं कर पाती, ये दूर दूर होती हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी क्रिया कहां चलती है समझते हैं। देखो इनकी क्रिया चलती है भैया नेबुला यानी निहारिका से। आप लोगों ने निहारिका का नाम सुना होगा अच्छी तरह से। आप देखिए निहारिका कहते किसे हैं?
निहारिका कहते हैं गैसों का आपस में मिलना, यानी हाइड्रोजन हीलियम में संलयन यहीं पर होता है। और बात समझना, नेबुला का मतलब होता है गैसें आपस में पास आ जाती हैं। गैसें क्या होती हैं भैया, आपस में पास आ जाती हैं। जब गैसें आपस में पास आ जाती हैं तो क्या उसे किस क्रिया को क्या कहते हैं, नेबुला बोला जाता है, निहारिका बोला जाता होगा। सब लोगों ने आप सब लोगों ने सुना होगा निहारिका। तो निहारिका समझ लीजिए गैसों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है भैया, निहारिका। और इसे इंग्लिश में बोला जाता है नेबुला। क्या बोला जाता है, नेबुला। गैसों के स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से होता है, यानी तारों का स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से होता है। गैस क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो इस वाली क्रिया को बोला जाता है निहारिका। तो निहारिका का मतलब क्या होता है, गैसों का आपस में मिलना ही निहारिका कहलाता है। क्लियर। अब आप समझना मेरी बात, देखो कोई भी पत्थर ले लो हाथ में, कहते हैं ना पत्थर टकराने से आग निकलती है। तो दोनों हाथ में आप पत्थर ले लो और उस पत्थर को इतनी दूर किए रहो, तो क्या दोनों में आग उत्पन्न होगी, क्या कभी नहीं होगी ना। सपोज दैट क्यों दूर है, आग कब होगी, जब उनको पास में लाके टकराया जाएगा। तो उसी तरह सेम कहानी होती है, जब गैसें दूर दूर रहती हैं, बात समझना, जब गैसें दूर दूर रहेंगी तो इनमें आग लगने की कोई संभावना नहीं होगी। इनमें इनको क्या बोला जाएगा, विरल गैस। क्या बोला जाता है, विरल गैस। कहते ना भैया गैस दूर दूर है, कोई भी चीज आप गांव में सुनते हो ना, बहुत विरल कर दियो भैया, बहुत दूर दूर कर दियो, तो इसे क्या कहते हैं, विरल गैस। तो इसमें क्या संभावना नहीं होगी। और जब ये गैसें पास में आ जाएंगी तो इनमें आग लगने की संभावना होगी। तो जब ये आग लगेंगी तो भैया इस कंडीशन को, मतलब आपसे पूछेगा निहारिका किससे कहते हैं, तो मतलब गैसों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, निहारिका कहलाता है। दूसरा पॉइंट समझते हैं, निहारिका के बाद करते क्या है, निहारिका के बाद गैसें जब आपस में मिलती है, हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है, तो ये क्या करता है भैया, स्टार बनाता है। बात समझना, ये क्या बना देता है, स्टार। स्टार समझ लो। अब आप सोचोगे सर जी स्टार बना देते, नहीं स्टार बना नहीं देते बेटा, स्टार ऑलरेडी रहता है, लेकिन ये क्या करता है, हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होने के बाद ये क्या करता है, अपना प्रकाश कहां भेज देता है, तारों के अंदर। अब आप सोचोगे सर ये तारों के अंदर बाहर पर क्रिया होती है, नहीं बाहर क्रियाएं नहीं होती है, ये तारों के अंदर ही होती है। जब मैं आपको सूर्य के बारे में बताऊंगा, अबाउट टू सन, तो आपको मैं अच्छी तरह समझाऊंगा तारों के अंदर क्या क्या होता है। 3 पार्टों में तारे बने होते हैं। 3 पार्टों में, पहले पार्ट में क्या होता है, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में। तो ये सारी क्रिया तारों के अंदर ही होती है। मैं आपको बगल करके यानी थोड़ा दूर दूर करके समझा रहा हूं, लेकिन तारों के अंदर ही सारी क्रियाएं होंगी। ठीक है, देखो उसके बाद बात समझना, निहारिका के बाद ये तारों के अंदर ही क्रिया हो रही है, गैसों को आपस में मिलना, उसके बाद जल जाना, तारों के अंदर ही क्रिया हो रही है। उसके बाद एक क्या बना देता है, अपना प्रकाश किस में छोड़ देता है भैया, तारे में छोड़ देता है। और जब तारे में अपना प्रकाश ये छोड़ देता है तो उस कंडीशन में तारे, यही तारों में अंदर ही क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हो जाता है। यानी हाइड्रोजन हीलियम में क्या होता है भैया, संलयन होता है। क्या होता है, संलयन होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि तारों में क्या होता है, कौन सी गैस किसमें संलयन होती है, तो आपको बताना है हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हो जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, तारों के अंदर ही हाइड्रोजन हीलियम में क्या हो जाता है, संलयन। अब जब हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हो जाता है तो क्या देता है भैया, उजाला देने लगता है। क्लियर, बात समझ में आ गई ना। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद ये हाइड्रोजन हीलियम संलयन हो गया। एक सपोज दैट आप बात समझिए, जैसे अभी आप पृथ्वी पर खड़े हो, मेरी बात समझिएगा, आप पृथ्वी पर खड़े हो और पृथ्वी की सतह जो है वो ठोस है, कहीं पर ठोस, कहीं पर लिक्विड, कहीं पर द्रव, ऐसे ऐसी कंडीशन होती है। जैसे आप समझो इस समय जहां पे आप खड़े होगे, ठीक है, वो जहां पे मैं खड़ा हूं, अब आप पता नहीं कहां खड़े हो सकते, समुद्र में खड़े हो, ठीक है, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूं, जहां पे मैं खड़ा हूं इस कंडीशन में पृथ्वी की सतह क्या है, ठोस है। ठीक है, लेकिन अगर समुद्र या किसी नदी के बीच में चले जाए, थोड़ा सा लिक्विड मिल जाएगी। लिक्विड मतलब समझ रहे हो ना। तो उसके बाद उसी कहानी में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि तारा जो होता है, अगर हम सपोज दैट कोई ऐसा कपड़ा, मतलब ऐसा कोई आपके ऊपर कपड़ा पहनाकर भेजे कि जहां पे आपकी बॉडी में आग ना लगे, और तारे पर भेजे, तो तारे की स्थिति क्या होगी। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा तारे की स्थिति क्या होगी। नहीं समझ में आएगा तो मैं जस्ट इसके थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, तारों यानी निहारिका, गैसों का आपस में मिलना। उसके बाद क्या करते हैं, तारों में प्रकाश अपना दे देती हैं, तारे क्या देने लगते हैं, प्रकाश देने लगते हैं। उसके बाद सपोज दैट, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तारे क्या करते हैं भैया, ये 2 कंडीशन में चेंज हो जाएंगे। मेरी बात समझिएगा, ये तारे 2 में बदलेंगे। पहला मेरी बात समझिएगा, ये क्या जाएंगे, यहां से बढ़ेंगे। उसके बाद जब इनमें 95% फ्यूल खत्म हो जाएगा। अब आप सोचिएगा फ्यूल क्या होता है सर जी, फ्यूल कैसे, देखिए मेरी बात समझिएगा भाई, कोई भी तारा हो तो अपने ईंधन से चमकता है, अपने ईंधन से प्रकाश देता है।
क्लियर। कोई भी चीज हो, अगर हमारी आपकी बॉडी है तो भी क्या करती है, कोई ना कोई ईंधन लेती है जिसकी वजह से चल रही है। ईंधन कहीं ना कहीं कभी ना कभी खत्म होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हम भी मर जाएंगे। अदरवाइज हर चीजें, कोई ना कोई, हर चीज किसी न किसी ईंधन से जुड़ी हुई, किसी न किसी फ्यूल से जुड़ा हुआ है। उसी तरह कहानी हमारी होती है तारे की, ठीक है। तो तारों का भी एक फ्यूल होता है, फ्यूल खत्म होता है, ठीक है। इनका भी फ्यूल बढ़ेगा, फिर खत्म होगा। तो बात समझते हैं। दूसरी पॉइंट क्या करता है, जब तारा भाई बड़ा, मेरी बात समझिएगा, तब तारे का यहाँ पे आपको पता है 100% उसके पास क्या होगा, फ्यूल होगा, वो चमकता रहेगा। और जब उसका 95% फ्यूल खत्म हो जाएगा, केवल 5% फ्यूल बचेगा, तो वो किसका रूप ले लेता है भैया, रेड ज्वाइंट का रूप ले लेता है, जिसे कहा जाता है लाल दानव। क्या बोला जाता है, रेड ज्वाइंट, रेड ज्वाइंट, लाल दानव। क्या बन जाता है, लाल दानव। तो एक बात और समझिएगा भैया, सबसे शुरुआत क्या हुआ, निहारिका, निहारिका के बाद उसने क्या बनाया, तारा, तारा के बाद क्या बन गया, रेड ज्वाइंट। अब रेड ज्वाइंट बन गया। रेड ज्वाइंट का मतलब, रेड ज्वाइंट बनता क्या भाई, देखिए हाइड्रोजन हीलियम में संलग्न स्टार बना, उसके बाद बनते हैं रेड ज्वाइंट। रेड ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, बात समझिएगा। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, रेड कलर का है, साफ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा इसको ब्लैक से कर देते हैं ताकि आपको दिखने लगे, है ना। इसे कहते हैं भैया रेड ज्वाइंट, यानी लाल लाल दानव, ठीक है। रेड ज्वाइंट को क्या बोला जाता है, यानी सूर्य जब अपना आकार, यानी 95% फ्यूल खत्म हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, रेड ज्वाइंट। आज से 5 अरब साल बाद, 5 अरब साल बाद आपका सूर्य भी क्या हो जाएगा, रेड ज्वाइंट का रूप ले लेगा। क्या ले लेगा, रेड ज्वाइंट। क्लियर है, रेड ज्वाइंट का 5 अरब साल बाद क्या हो जाएगा, ये भी रेड ज्वाइंट का रूप ले लेगा। कौन सा, सन, आपका सूर्य, ठीक है। तब तक 5 अरब साल बहुत होता है भाई। चलो इधर देखते हैं, पहले पॉइंट समझते हैं। स्टार, देखो भी हमने आपसे क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पूछा कि अगर तारे पर हम आपको छोड़ दें तो तारे की स्थिति कैसी होगी। पहला मैं टॉपिक दे रहा हूं, मतलब पहले आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठोस, द्रव या गैस, ठीक है। इन तीनों में बता सकते हो आप कि क्या होगी, ठीक है। तो देखो हम बता दे रहे हैं, फिलहाल आप सोचोगे, बहुत समय लगेगा कमेंट करके बताने में, हो सकता है कमेंट हम आपका कल देखें। देखिए इधर देखो, इन तीनों में कोई नहीं होगी, तारे की स्थिति कोई भी नहीं होगी इन तीनों में। आपने नाम सुना होगा प्लाज्मा, अगर आप साइंस के बच्चे होगे, ठीक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट होगे तो आप प्लाज्मा का जानते होगे अच्छी तरह से, ठीक है। ये प्लाज्मा का जिक्र बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ज्यादातर होता है। तो प्लाज्मा किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं, समझा देते हैं। तारे पर जब भी हम जाएंगे तो तारे की स्थिति ना तो ठोस होगी, ना तो द्रव होगी, ना गैस होगी, तारे की स्थिति होगी प्लाज्मा, ठीक है। अब प्लाज्मा किसे कहते हैं समझ लीजिए। देखिए प्लाज्मा उसे होता है, तो ना तो कभी वो फैलेगा, ठीक है, ना तो ठोस होता है, ना तो, अब द्रव का मतलब होता है कि फैलना, ठीक है, और ठोस का मतलब होता है उसका आकार निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा। अब आप समझिए कि द्रव होगा तो अगर वो फैलेगा तो सूर्य, हमको देखो तारा एक सूर्य है ना, उतना ही बड़ा दिखाई देता है। अगर वो द्रव होता तो फैल गया होता, ब्रह्मांड में आधे से ज्यादा ब्रह्मांड को कवर कर लिया होता, जाहिर सी बात है। लेकिन उसने कवर नहीं किया है, तो जाहिर सी बात हो क्या, द्रव नहीं है। दूसरी बात, गैस नहीं है। गैस का मतलब को पता है कि गैस छोड़ो तुरंत फैल जाता है पूरे ना, वो अब तक काफी देर फैल गया होता। और सूर्य आज छोटा सा दिखाई दे रहा है, द्रव होता तो कल बड़ा दिखाई देता, परसों और भी बड़ा दिखाई देता, नेक्स्ट डे और बड़ा भी दिखाई देता, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो किस स्थिति में, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा किससे कहते हैं ये समझ लो, सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण को प्लाज्मा कहते हैं। बात समझिएगा, सॉलिड प्लस लिक्विड के मिश्रण को प्लाज्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सॉलिड और लिक्विड के मिश्रण। और सॉलिड और लिक्विड होता है क्या, प्लाज्मा, सीधी बात में समझा देते हैं आपको। देखिए फेविकोल देखा आप लोगों ने, फेविकोल, फेविकोल कौन सा फेविकोल, फेविक्विक नहीं जिससे आप प्लास्टिक चिपकाते हो, ठीक है, आपका कुछ टूट जाता है जल्दी से 2-5 रुपए का लाके चिपका लो, तो वो फेविक्विक नहीं, फेविकोल की बात मैं कर रहा हूं। कभी आप किसी दुकान पर जाइए, जो क्या कहते हैं होता है, जहां पे लकड़ी वगैरह काम होता है, ठीक है, वहां पे फेविकोल का यूज किया जाता है। तो फेविकोल को निकाल कर क्या करते हो, ऐसे डाल देते हैं, तो वो फैलता नहीं है। उसको फैलाने के लिए में क्या करना पड़ता है, किसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी कहते हैं प्लाज्मा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं, मलाई जानते हो, मलाई खाया आप लोगों ने, नहीं खाया तो देख लीजिएगा, मम्मी से पूछेगा बताएंगे, ठीक है। मलाई होता है, तो मलाई भी किस कंडीशन में होती है, प्लाज्मा अवस्था में होती है, वो भी कभी फैलती नहीं है।
अभी नहीं समझ में आया होगा, अपनी भाषा में बता दे रहे हैं, आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। आपने कभी देखा है अपना, आई मीन सपोज दैट नाक कभी पॉइंट ऑफ जी, आई मीन जो नोज से कभी जुकाम हो जाती है, नाक निकलती है ना, अच्छी तरह जानते होगे ना। तो कभी भी वो जमीन पर रख दो तो क्या फैल जाता है क्या? जब जमीन पर गिर जाती है तो फैल जाती है? नहीं, फैलती नहीं। सपोज दैट क्यों नहीं फैलती? क्योंकि वो प्लाज्मा स्थिति में होती है, वो सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण होती है। उधर उसमें अगर आप पानी डाल के उसे बहाने की कोशिश करो तो क्या करता है? इधर हिलता है, उधर हिलता है। वो क्या होती है? प्लाज्मा कंडीशन में होती है, वो फैलता नहीं है, उसी स्थान पे वही आकार ले लेता है और उसको वो जहां जाएंगे साथ जाएंगे, कभी बिछड़ेंगे नहीं। वो क्या होती है? प्लाज्मा होती है। अब बात समझ में आ गई प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो सूर्य भी एक तारा है और सूर्य पर अगर हम आपको छोड़ दें तो सूर्य की स्थिति क्या होगी? उसमें प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा को समझ रहे हो ना? कभी मॉर्निंग में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो समझिए, मॉर्निंग में आप उठिएगा जब सूर्य निकला रहे, अब जब रेड कलर का सूर्य रहे सुबह सुबह, तो आप क्या करिएगा? उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत तेज से नाचता हुआ दिखाई देता है और ऐसे ऐसे डिसबैलेंस करता हुआ दिखाई देता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब आप सोचो, अगर वो गैस होता तो फैल गया होता, ठोस होता तो उसका आकार निश्चित होता, लेकिन वो ऐसे ऐसे हिलता है। तो आप भी समझो, फेविकोल को डाल दो, फेविकोल पे पानी डालो तो फेविकोल क्या करेगा? पानी में मिल जाएगा क्या? नहीं, मिलता नहीं बेटा। वो पानी में क्या होता है? पानी की जिधर पानी जाता है उधर हिलता है, इधर से फेंको तो इधर हिलेगा, इधर से पानी फेंको तो इधर, ऐसे से हिलेगा। तो उसी तरह सूर्य भी क्या है? एक तारा है, वो भी देखो ऐसे कभी कर देखो ना तो कंपन ऐसे से कर रहा है। ठीक है, तो प्लाज्मा स्थिति में है। अब आप सुनो, तारों की स्थिति क्या होती है? प्लाज्मा। मैं लिख दे रहा हूं, अगर किसी तारे पर आप जाओगे तो उसकी कंडीशन क्या होगी भाई? प्लाज्मा। यहां पे हमने क्या बताया? हाइड्रोजन हीलियम में क्या हो जाता है भैया? संलयन हो जाता है। ठीक है, और इसकी स्थिति क्या होगी? इसकी स्थिति होगी प्लाज्मा। क्या होगी? प्लाज्मा। क्लियर? थोड़ा जल्दी करते हैं, बहुत लेट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये प्लाज्मा हो जाती है इसकी स्थिति, तारों की स्थिति प्लाज्मा। उसके बाद रेड जॉइंट। रेड जॉइंट का रूप कब लेगा तारा? जब 95% फ्यूल खत्म हो जाएगा। आज से 5 अरब साल बाद, आज से 5 अरब साल बाद आपका सूर्य भी क्या हो जाएगा भैया? आपका सूर्य भी रेड जॉइंट का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? रेड जॉइंट का। 5 अरब साल बाद सूर्य भी क्या बन जाएगा? रेड जॉइंट, क्योंकि उसका भी तो फ्यूल खत्म होगा, एक तारा है ना। लेकिन 5 अरब साल बहुत होता है, पता नहीं कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी, उसके बारे में मत सोचो, दिमाग में बैलेंस मत डालो। ठीक है, कि सर जी तब हम लोग का क्या होगा, तब देखेंगे, तब की अभी की देखो। ठीक है, तो स्टार बनेगा तो उसका अंत भी होगा। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। जब सूर्य यानी कोई भी तारा रेड जॉइंट का रूप 95% फ्यूल खत्म हो जाता है तो लाल दानव बन जाता है। और लाल दानव का एग्जाम्पल क्या होगा? जब ये लाल दानव बन जाएगा तो इसका आकार क्या हो जाएगा भैया? बड़ा हो जाएगा, यानी साइज, इसका साइज क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लार्ज। आप लिख लीजिएगा, इसका आकार क्या हो जाएगा भैया? आकार बड़ा हो जाएगा। कोई भी तारा जब रेड जॉइंट का रूप ले लेगा तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा। आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रहा हूं, देखिए बात समझिएगा। कभी भी आप 15 लीटर का जो 14.5 लीटर के आसपास आता है ना टंकी में गैस, आप लोग जो घर पे यूज करते हो, वो जब भरा रहता है तो जब उसको जलाओ, आई मीन चूल्हे में देखो तो उसका आकार जितना बड़ा वो कटोरी रहती है, चूल्हे जो निकलती रहती है गैस जहां से बाहर आती है, उतने आकार लेता है। लेकिन जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है 95%, जब उसको हमको हिला हिला के जलाना पड़ता है तो क्या होता है भैया? वो रेड कलर का हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। बात समझे? पूरा जो आप रखे रहते हो उसके ऊपर, गैस के ऊपर, उसके ऊपर से लपक आने लगती है। तो आप समझिएगा, जब सूर्य का कोई भी तारा होगा वो बड़ा, मतलब उसका 95% फ्यूल खत्म हो जाएगा तो आकार बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा रेड जॉइंट के समय, कोई भी तारा रेड जॉइंट के समय क्या रहता है? आकार छोटा रहता है, बड़ा रहता है, या मीडियम रहता है। तो आपको क्या करना है? आकार बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब रेड दानव कब बनेगा? जब 95% फ्यूल खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा भाई? ये अगर छोटा होगा, चलो पहले बड़ा बताते हैं। देखिए साइज बड़ा हो जाएगा इसका, क्लियर है। उसके बाद अगर ये छोटा होगा, छोटा किससे मतलब बात समझिएगा, अगर ये छोटा होगा, अगर ये छोटा होगा आकार में, अगर ये छोटा होगा, किससे छोटा मैं भी समझा रहा हूं। अगर ये छोटा होगा तो ये बन जाएगा भैया जीवाश्म तारा। इसका एक नाम और होता है, ठीक है, जीवाश्म तारा।
अगर छोटा होगा तो क्या बन जाएगा? जीवाश्म। अब छोटा किससे कहते हैं बात समझिएगा, छोटा किससे छोटा? सूर्य से 1.44 गुना छोटा, यानी बात समझिएगा, छोटा तारा मतलब सूर्य से 1.44 गुना छोटा तारा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा को एक नाम और कहा जाता है, क्या बोले थे भैया? श्वेत वामन। देखिए अगर ये छोटा होगा तो बन जाएगा श्वेत वामन, और अगर बड़ा होगा तो क्या बन जाएगा? ये अगर बड़ा होगा, मेरी बात समझिएगा, बड़ा किससे? बड़ा सूर्य से। अब बड़ा किसे कहते हैं मैं भी आपको समझा रहा हूं अच्छे से, देखिएगा अभी, पहले देखिए इसको समझिए। छोटा होगा तो श्वेत वामन, और बड़ा होगा तो अभिनव तारा। क्या बन जाएगा भैया? अभिनव तारा। अभिनव तारा, यानी इसे कहा जाता है विस्फोटक तारा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विस्फोटक। समझ लीजिए इसे थोड़ा सा। अभिनव तारा लिखा तो है, अभिनव तारा, विस्फोटक तारा। विस्फोटक, इसको अभिनव तारा या विस्फोटक तारा बोला जाता है। अब बड़ा और छोटा किससे कहते हैं समझिएगा। आपने सूर्य को देखा है ना, सूर्य को देखा है, सूर्य को नापा भी गया, अच्छी तरह सब कुछ समझा गया है। आगे मैं सूर्य के बारे में बताऊंगा, डोंट वेरी। देखिए सूर्य यानी सन से 1.44 गुना, 1.44 गुना बड़ा होगा। अगर सूर्य से 1.44 गुना आकार में बड़ा होगा, यानी बोले तो 1.5 गुना, 1.5 गुना, ठीक है। अगर सूर्य से 1.5 गुना बड़ा होगा, सूर्य से 1.5 गुना बड़ा होगा तो क्या रूप लेगा? अभिनव तारा। और सूर्य से 1.5 गुना छोटा होगा तो क्या बनेगा? जीवाश्म यानी श्वेत वामन। क्या बन जाएगा? श्वेत वामन तारा बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीवाश्म तारा की एक्यूरेट वैल्यू बताइए, जीवाश्म तारा की एक्यूरेट वैल्यू, तो आपको देखना है उसमें एक्यूरेट वैल्यू क्या? सूर्य से 1.44 गुना, क्या 1.44 गुना क्या होगा? छोटा होगा तो क्या, यानी बड़ा होगा, छोटा होगा तो क्या बनेगा? श्वेत वामन। और अगर 1.44 गुना क्या होगा? बड़ा होगा तो क्या बन जाएगा भैया? अभिनव तारा या विस्फोटक तारा, ठीक है। बात समझ में आया? इतना समझ में आ गया? देखो सबसे निहार का बनेगा 1.44 गुना छोटा होगा तो क्या बनेगा? जीवाश्म तारा। बड़ा होगा तो अभिनव तारा। क्लियर? इसके बाद क्या तारे की स्थिति क्या होती है? अब यहाँ पे क्या थोड़ा मतलब जीवाश्म थोड़ा बहुत क्या था, उसके पास जान बची हुई थी। जब जान बिल्कुल खत्म है, नहीं पूरी तरह से उसका पूरा ईंधन खत्म हो जाता है, तो वो बन जाता है काला वामन। क्या रूप ले लेता भैया? इसका नाम हो जाता है काला वामन। काला वामन समझते हो ना? काला वामन समझ रहे हो ना सभी लोग? अरे कभी कभी लोग देखते हो ना गौवा में आप काले काले रहते हैं, तो काला वामन मतलब क्या होता है? काला मतलब एकदम से काला हो जाता है पूरी, जब उसमें जीवाश्म खत्म हो गया, तारा मतलब उसमें प्रकाश खत्म हो गया, क्या हो जाएगा? काले पे एकदम काला हो जाएगा रूप, और वो बहुत दूर रहेगा, हमको दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, इसका एक पॉइंट समझ लेना, इसका चमक क्या हो जाएगी? सॉरी चमक, इसका चमक नहीं होगी, इनमें क्या होगी? चमक खत्म हो जाएगी, ठीक है। यानी चमक क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। काला मतलब इसमें चमक, भाई इसमें ईंधन खत्म, चमकना खत्म, तो किसी कोने ब्रह्मांड में किसी कोने पड़ा रहेगा। अब किसी कोने में कहां पड़ा रहेगा मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वेरी। जब आपको पढ़ाऊंगा ना क्या कहते हैं तारों के बारे में, और जिस ब्रह्म जहां पे आप रहते हो मंदाकिनी आकाश गंगा के बारे में आपको समझाऊंगा कहां पे कौन सा तारा होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो देखो अभी तारों की स्थिति में, तारों की शुरुआत देख रहा हूं, यहाँ पे इसका क्या हो गया? चमक खत्म। अब जी देखो मेरी बात समझिए ना, यहाँ पे मैंने क्या किया? तारे का हैप्पी बर्थडे मनाया, यहाँ पर रेस्ट एंड पीस कर दिया। यहाँ पर क्या समझा? हैप्पी बर्थडे, रेस्ट एंड पीस। कौन सा रेस्ट एंड पीस हुआ? जीवाश्म तारा का, यानी हैप्पी बर्थडे बनाया और यहाँ इस पे अंतिम संस्कार कर दिया, ठीक है। किसका? छोटे वाले का, जो जीवाश्म छोटे आकार में था, किससे? सूर्य से 1.44 गुना छोटा था, वो यहाँ पे खत्म। लेकिन बड़ा वाला बहुत खतरनाक होता है, देखो क्या क्या करता है, समझिएगा। पहला, अगर ये अभिनव तारा है, मेरी बात समझिए, अभिनव तारा इसको क्या नाम से बोला जाता है? दूसरा विस्फोटक तारा। क्वेश्चन पूछेगा जीवाश्म तारे को और किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा श्वेत वामन के नाम से, ठीक है। श्वेत वामन के बाद वो कौन से तारे में बदल जाता है? यानी काला वामन, काला रूप ले, जलना उसका खत्म, फ्यूल खत्म। दूसरी बात समझते हैं, आप आगे चलते हैं। बड़े वाले, किससे? सूर्य से 1.44 1.5 गुना बड़े होंगे तो क्या बनेंगे? अभिनव तारा। अभिनव तारा को किस नाम से जाना जाता है भैया? विस्फोटक तारा। विस्फोटक का मतलब क्या होता है? फटना, नहीं विस्फोट करना। तो देखो अभिनव तारा क्या होगा भैया? ये ऐसे नहीं मानता, ये बहुत खतरनाक होता है। ये क्या करेगा? विस्फोट कर जाएगा, यानी फूट जाएगा। अब कोई भी चीज विस्फोट कर जाएगी तो कई चीजों में विभाजित हो जाएगी ना, कई टुकड़ों में बन जाएगी। देखो कई टुकड़ों में बनेगी, कौन कौन से टुकड़ों में बनेगी? या ये भाई, या तो बन जाएगा न्यूट्रॉन। क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन।
या तो ये बन जाएगा, या तो ये बन जाएगा न्यूट्रॉन तारा, ठीक है, या तो ये बन जाएगा न्यूट्रॉन, या तो बन जाएगा क्वेसर या पल्सर। क्या बन जाएगा? या तो बन जाएगा क्वेसर, क्वेसर या पल्सर। बात समझिएगा, या तो बन जाएगा क्वेसर या तो बन जाएगा पल्सर। अब आप सोचोगे पल्सर क्या है सर जी? पल्सर तारे का नाम है, नहीं तो आप पल्सर गाड़ी को ले लो, ठीक है। पल्सर गाड़ी नहीं बनता है ब्रह्मांड, सोचो सर जी ब्रह्मांड में तारों का ही पल्सर गाड़ी बनी है, उसी पे चलेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ये तारे का नाम होता है, किसी भी चीज को जहां पर जानते हैं, जिसके बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? तो ये पल्सर या तो क्वेसर बन जाएगा तो पल्सर बन जाएगा, या तो ये बन जाएगा भैया ब्लैक होल। क्या बन जाएगा? ब्लैक होल मतलब समझ रहे हो ना, आप लोगों ने सुना होगा ब्लैक होल, ठीक है, काला गड्ढा। यहां तक दिखाई दे रहा है ना कैमरे में? कोई दिक्कत? चलिए देखिए इधर, न्यूट्रॉन तारा, पल्स, देखिए विस्फोट करेगा तो इन चारों में नहीं बदलेगा, बात समझना। और चार बदल नहीं, चारों में नहीं बदलता, किसी एक तारे का रूप ले लेगा, किसी एक तारे में बदल। अगर अभिनव तारा विस्फोट करेगा तो इन चारों में किसी एक तारे का रूप ले लेगा, बात समझना, किसी एक तारे का। या तो न्यूट्रॉन बन जाएगा या तो क्वेसर और पल्सर बन जाएगा, बात समझना। या तो न्यूट्रॉन बनेगा या तो क्वेसर बनेगा तो पल्सर बनेगा, इन दोनों में कोई एक, इसमें भी वो, मतलब इन चारों में कोई एक रूप ले लेगा, ठीक है। या तो न्यूट्रॉन बन जाएगा या तो क्वेसर बन जाएगा तो पल्सर बन जाएगा या तो ब्लैक होल बन जाएगा। अब आप समझिएगा कि इसमें क्या क्या चीज कैसे होता है। देखो, न्यूट्रॉन बनेगा तो इससे में कोई दिक्कत नहीं, क्वेसर और पल्सर बनेगा तो ये बात समझिएगा सबसे तेज घूर्णन करने वाले होते हैं। कहां लिखें, कहां लिखें, चलो यहीं पे लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर आ रहा है ना भाई इसमें? चलिए ये दोनों क्या करेंगे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए इधर न्यूट्रॉन तारा, ये क्या होगा, ब्रह्मांड में पड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम में आता रहेगा। लेकिन क्वेसर और पल्सर, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेसर और पल्सर का कार्य क्या होता है? क्वेसर पर सबसे तेज घूर्णन करने वाले दो तारों के नाम बताइए, तो क्या होंगे भैया? क्वेसर और पल्सर। मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा सबसे तेज घूर्णन करने वाला अपनी धुरी पर नाचने वाले, सबसे तेज, घना घना नाचने लगते हैं। ये विस्फोट होने के बाद कोई भी चीज क्या होती है? नाचने लगती है। तो क्वेसर और पल्सर सबसे तेज घूर्णन करने वाले तारे हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्वेसर और पल्सर सबसे तेज घूर्णन करने वाले। दूसरी बात, क्वेश्चन पूछेगा ऐसे दो तारों के नाम बताइए जिनमें चमक नहीं होती, ऐसे दो तारों के नाम। पहला भैया हमने आपको बता दिया था, पहला कौन सा है? पहले हमने आपको बताया था कि इसमें भी चमक नहीं होती है, इसमें भी चमक नहीं होती है। किसमें? ब्लैक होल में। दो तारों, क्वेश्चन पूछेगा ऐसे दो तारों के नाम बताइए जिसमें चमक नहीं होती, जो चमकते नहीं है। कौन कौन से? ब्लैक होल और काला वामन। याद रखिएगा, दो तारे कौन से हैं जिसमें चमक नहीं होती? ब्लैक होल, और ये ब्लैक होल है और काला वामन। अब आप समझिए ब्लैक होल का रीजन क्या है। देखिए ये दोनों घूर्णन तेज करेंगे, ठीक है भैया। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो इसे लिखते, अगर ये समझ नहीं आ रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा क्लियर से लिखते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए ब्लैक होल से में दिक्कत क्या है, ये तारे ब्रह्मांड में कहीं भी रहेंगे, में कोई दिक्कत नहीं है, बात समझिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ब्लैक होल है ना, सबसे खतरनाक तारा है, ये भी बुझ जाता है, इसमें चमक खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये आप समझिएगा, ये अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है भाई। ब्लैक होल का मतलब होता है काला गड्ढा। ये सबसे ज्यादा पृथ्वी को खतरा किससे है? ब्लैक होल से। इन सब तारों से में कोई दिक्कत नहीं है, इन तारों को हम क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं, ब्लास्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा में किससे? ब्लैक होल से। तो आप लोगों ने देखा होगा खगोल विज्ञान में कि जब कभी कभी न्यूज आती है कि भैया ब्लैक होल है पृथ्वी की तरफ या इस ग्रह की तरफ आ रहा है, तो ब्लैक होल के पास इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है, इतना ज्यादा घनत्व होता है इसका, एक चिम्मच मिट्टी 10 हाथियों के बल के बराबर होता है। ब्लैक होल का मतलब आप सोचोगे सर जी एक चिम्मच मिट्टी उठा ही नहीं पाएंगे, लेकिन बताया जा रहा है तुलना के हिसाब से, साइंस जो साइंटिस्ट है उन्होंने निकाला, खगोलीय ज्ञाता जो थे उन्होंने देखा कि ब्लैक होल के एक चिम्मच मिट्टी 10 हाथियों के बल के बराबर, वजन के बराबर है। बल सोचिए, वजन के बराबर है, एक चिम्मच मिट्टी 10 हाथियों के बल के बराबर होती है। तो आप सोचो ब्लैक होल का घनत्व कितना ज्यादा तेज होगा। ये पूरी तरह से इतना ज्यादा डेंसिटी होती है इसकी भाई, और डेंसिटी ज्यादा होने के कारण क्या करता है
किसी भी ग्रह की तरफ आएगा ना तो निगल जाएगा, इसको कभी हम ब्लास्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी ग्रेविटी है कि कोई भी मिसाइल दागोगे ना तो अंदर में समा जाएगा। यही नहीं, इसके अंदर इतना ज्यादा ताकत होती है कि किसी भी ग्रह, क्या 8 ग्रह और सारे ग्रह को एक साथ निगल सकता है। बात समझिएगा। तो पृथ्वी को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? ब्लैक होल से। एस्टेरॉइड आएगा, कोई भी उल्का पिंड आएगा, उसको हम विस्फोट करके फोड़ देंगे। लेकिन ये जो ब्लैक होल आएगा ना, इसमें जब हम अपने मिसाइल दागे ना तो मिसाइलियों को भी खा जाएगा, इतना ज्यादा खतरनाक होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पृथ्वी को सबसे ज्यादा किससे खतरा है, तो पृथ्वी को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? ब्लैक होल से। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ऐसे तारों के नाम बताइए, ऐसे एक तारे का नाम बताइए जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो कौन से तारे की डेंसिटी ज्यादा होगी? ब्लैक होल का। ब्लैक होल तारे की डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई? ज्यादा है, बहुत ज्यादा होती है। तो आप इसको याद रखिएगा अच्छी तरह से। देखो यहाँ पे समझ लीजिए, सबसे पहले निहारिका, निहारिका के बाद तारा बनता है। ये सारी क्रियाएं तारों के अंदर ही होती है। नहीं आप सोचो सर जी निहारिका बाहर बनाता है फिर अपना प्रकाश देता है, नहीं, ये सब तारों के अंदर होती है। सूर्य के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। लेकिन तारों की शुरुआत जान लो, कैसे उनका हैप्पी बर्थडे होता है, रेस्ट एंड पीस होता है, ठीक है, जन्मदिन से अंतिम संस्कार तक। देखिए यहाँ पर तारा बन जाएगा, तारे के बाद हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है, तारे के अंदर ही हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हो जाता है। किसी तारे पे जाएंगे उसकी स्थिति क्या होगी? प्लाज्मा होगी। नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? जब 95% फ्यूल खत्म हो जाएगा तो रेड जॉइंट रूप ले लेगा। रेड जॉइंट का मतलब क्या? उसका आकार बड़ा हो जाएगा। कोई भी तारा हो, जरूरी नहीं है, हमने आपको बताया कि आपका सूर्य 5 अरब साल बाद रेड जॉइंट का रूप ले लेगा, ठीक है। तो रेड जॉइंट लाल दानव बन जाता है। उसके बाद ये अगर इस सूर्य से 1.44 एक्यूरेट वैल्यू बता रहा हूं, कभी कभी 1.5 गुना भी बोल दिया जाता है ना, ऑप्शन में दिया रहता है, 1.5 गुना लगा दीजिएगा। लेकिन एक्यूरेट वैल्यू पूछेगा तो 1.44 गुना छोटा होगा तो श्वेत वामन, ठीक है। जीवाश्म तारा थोड़ी थोड़ी टिमटिमाता है, थोड़ा थोड़ा जान रहेगा। और अगर 1.44 गुना सूर्य से बड़ा होगा तो अभिनव तारा होगा तो विस्फोट करेगा। यहाँ पे जीवाश्म तारा था, उसके बाद इसका फ्यूल खत्म, काला वान बन के किसी कोने में पड़ा है अंतरिक्ष में, इससे में कोई दिक्कत नहीं, इसकी चमक खत्म। दूसरी बात, अभिनव तारा था, विस्फोट करेगा, जाहिर सी बात अभिनव तारा, इसका नाम विस्फोटक तारा होता है। क्वेश्चन पूछेगा अभिनव तारा को किस नाम से जाता है? विस्फोटक तारा, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेगा? विस्फोट करेगा तो इन 4 तारों में किसी एक तारे का रूप ले लेगा। या तो न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा, नाम सुना होगा आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से, न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। या तो क्वेश्चन है पल्सर जो चलाते हो, पल्सर नहीं, पल्सर उसका नामकरण हो गया, ठीक है। पल्सर मतलब बहुत तेज नाचते हैं दोनों आपस में, यानी घूर्णन बहुत तेज करते हैं। सबसे तेज घूर्णन करने वाले 2 तारों के नाम बताइए, क्वेश्चन में लगा दीजिएगा, क्वेश्चन और पल्सर टिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्लैक होल, तो ब्लैक होल की डेंसिटी क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला तारे बताइए कौन सा तारा है, तो क्या हो जाएगा? ब्लैक होल। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ऐसे 2 तारों के नाम बताइए जिनमें चमक नहीं होती, तो क्या बताना है? ब्लैक होल और काला वामन। क्लियर? तो ये बात समझ लीजिएगा, ब्लैक होल, पृथ्वी का सबसे ज्यादा खतरा किससे है? ब्लैक होल से। यहां तक आप समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी कमेंट कर दीजिएगा, अच्छे समझाया जाएगा। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है वीडियो, इससे भी अच्छी आपको मिलेगी। अभी तो आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में शुरुआत हो रही है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी शुरू किया गया, इसके बाद एस्ट्रोलॉजी, फिर